सिलेबस की आज रिवीजन करेंगे। तो उसमें लेसन नंबर फर्स्ट देखें आप, द होलो ऑफ द थ्री हिल्स, जो कि पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, रिटन बाय नेथन हॉथॉर्न। सबसे पहले मैंने इसकी आपको देखे बायोग्राफी जो है मैं राइटर की मैंने आपको बताई थी। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द होलो ऑफ द थ्री हिल्स। मीन के इसके मेन कैरेक्टर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखें तो उसमें सबसे पहले यंग लेडी है जो कि घर से भाग जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के। सारी जो स्टोरी इसी के गिर्द घूमती है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ यंग लेडी हु इज डिस्क्राइब्ड, जिसको कैसे बयान किया गया, अ लेडी एंड अ ग्रेसफुल बट पेल एंड ट्रबल्ड। मीन के वो ग्रेसफुल तो बहुत ज्यादा है लेकिन पेल्ड है एंड ट्रबल। पेल जो कलर वो शो कर रहा है कि वो परेशान है, डिस्टर्ब है। शी इज पेल बिकॉज ऑफ द ग्रीफ एंड सैड प्लाइट ऑफ हर लव्ड वन। मीन के अपने जो चाहने वाले उसकी तरफ से वो क्या है, मुसीबत में है, परेशानी में है। यहाँ पे देखें एक और भी सिंबल राइटर ने हमें बताया इसके कैरेक्टर में, शी इज पे मीनिंग दैट शी इज ऑलरेडी डेड। मीन के वो पहले ही मर चुकी हुई है। जो पीला कलर है वो किस चीज का सिंबल है, डेथ का सिंबल राइटर ने हमें बताया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ओल्ड लेडी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। The old lady is the other character of the story who is an old woman, वो के old बुढ़िया है। The other was an ancient and merely dressed woman of ill favored aspect। इसके लिए राइटर ने हमें क्या किया, ओल्ड लेडी का बेसिकली मकरू और बदमंजर जो चेहरा है वो दिखाया, वो पहलू दिखाया है। ये किस चीज का सिंबल है, शी इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड इवल। क्योंकि इवल जो काम है, जो उस बुढ़िया के जो काम है, जो उसकी हरकतें हैं, वो हमें राइटर ने बताई कि वो क्या है, इवल को शो कर रही है और सिंबल ऑफ डेथ है। नेक्स्ट देखिए इसके मेजर थीम्स क्या हैं। मेजर थीम्स में मोर्टेलिटी, मौत, इवल, डार्कनेस, एगनी, डिसिप्ट एंड डिसऑनर आर सम ऑफ द मेजर थीम्स इन द स्टोरी, जो कि स्टोरी में बताए गए हैं जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेटमेंट, डिस्कस वे इन विच द स्टोरी एक्सप्लोर सेल्फ डिस्कवरी। किस तरह कहानी अपनी जात की गाही को बयान करती है। मीन की यंग लेडी की कैसे सेल्फ अवेयरनेस हमें हासिल होती है। द स्टोरी होल ऑफ द थ्री हिल्स बाय हॉथॉर्न इज अबाउट द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अ यंग लेडी हु इज ग्रेसफुल ऑफ फॉर्म, जो कि हसीन है, एंड फेयर ऑफ फिगर, फिगर के लिहाज से, खुदकाल के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है। बट स्मिथन स्मिथन तो मुबतला है विद एन अनटाइमली ब्लाइट, नामुवाफिक या नामौजू हालात की वजह से वो मुबतला है। तो देखिए वो किस किस्म की, इस किस्म के हालात को छोड़कर जब भागती है तो वो क्यों छोड़ती है, बेसिकली वो चाहती है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के वो भाग जाए। द यंग लेडी फ्लाइज फ्रॉम हर हाउस लिविंग हर डाइंग चिल्ड्रन। मीन कि यहाँ तक अपने डाइंग चिल्ड्रन, मरते हुए बच्चों को छोड़ के वो भाग जाती है। वो समझती है कि इस तरह भागने से उसकी तमाम जो गम में परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं होती। लास्ट में हमें राइटर ने बताया कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस हमें बताया है उसके बारे में कि वो क्या करती है, कैसे हमें पता चलता है। देखिए जब वो जब वो क्या करती है, रिविजिटिंग हर एक्शन, जब वो अपने एक्शन को रिविजिट करती है लास्ट पे, द लेडी डिस्कवर समथिंग अबाउट हर सेल्फ। तो फिर वो क्या करती है, अपने मतलब कुछ वो डिस्कवर करती है कि उसने क्या किया, वो गलत किया अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रिलीजियस इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टोरी, हाउ द ऑथर डज प्रोजेक्ट। कहानी का मजहबी पहलू क्या है और मुसन्निफा ने किस तरह पेश किया है। प्रोटेस्टेंट बिलीफ ऑफ क्राइम, ये बेसिक प्रोटेस्टेंट जो है उनके मजहबी जो है डिफरेंट उनके देखें कि मीन के मजहब में उनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसमें प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट बिलीव ऑफ क्राइम, punishment and purgation is very artistically and beautifully presented by Nathan Hawthorne in her story। मीन के कंसेप्ट जो उसने पनिशमेंट क्या है, पर्गेशन होता पाक करना, अपने आप को गुनाहों से पाक करना, उसका कंसेप्ट उसने बहुत खूबसूरती से अपने स्टोरी में बयान किया है। वो क्या चाहता है, द राइटर वांट्स टू प्रोजेक्ट दैट द पनिशमेंट गिवन टू द यंग लेडी, वो चाहता है कि जो सजा यंग लेडी को दी जाए इज इन फैक्ट इज द डिसीजन ऑफ गॉड, वो खुदा का डिसीजन हो सकता है कि इसको वो सजा जो दी जाए। द पनिशमेंट ऑफ डेथ इज राइट फॉर हर पर्गेशन, वो समझता है कि जो डेथ है वो राइट किस्म का डिसीजन है
कि इसकी पाकी के लिए ऐसे वो पाक होगी वैसे वो पाक नहीं हो सकती जिस तरह के उसने गुनाह किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन लेसन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर रिटन बाय एडगर एलन पॉ। इसकी भी बायोग्राफी स्टूडेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो कि पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। व्हाट वाज द राइटर इज इंटेंशन इन चूजिंग सच अ टाइटल, डिस्कस। मुसन्नफ के इस तरह का अनुमान चुनने की क्या वजह थी। एक्सप्लेन द वेरियस मीनिंग ऑफ द हाउस ऑफ द यूशर। क्या कहानी और अनुमान के दरमियान कोई राब्ता है। तो फर्स्ट पे देखें, फर्स्ट बेसिकली जो हाउस ऑफ यूशर है, फर्स्ट देखें, फर्स्ट इज द डिक्रिप्ट wreck of the actual physical building of house of Usher and then the metaphorical decline of the family linkage of Usher। यहाँ पे देखें उसकी फर्स्ट राइटर हमें क्या बता रही है, नकारा और शिकस्ता हाल जो उसकी बिल्डिंग है, तबाहशुदा फिजिकल बिल्डिंग जो है घर की बताई हुई है। और मेटाफोरिकली उसने ये बताया है कि हाउस ऑफ यूशर का जो मीन उसकी फैमिली का जो लिंकेज है, उसका फैमिली की जो रवाबत है उसके बारे में उसने बताया है। अब अदबी तौर पर इसका मीनिंग देखें तो वो क्या करता है, द टाइटल रेफर टू द एक्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जो उनका हाउस है उसकी तबाही, बट इन सिंबॉलिक मीनिंग इट रेफर्स टू द यूशर ब्लड लाइन। एक तो फिजिकल जो डिस्ट्रक्शन है घर की, और मेटाफोरिकल राइटर ने क्या कहा है कि जो उनकी ब्लड लाइन है, जो उनकी नस्ल है वो खत्म हो रही है। जैसे उनका घर जो तबाह होता है और वो पाउंड में गिरता है, वैसे यूशर की जो नस्ल है वो बता रहे हैं कि वो भी खत्म हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज लेडी मेडलाइन सफरिंग फ्रॉम, व्हाई डज पॉल यूज दिस डिजीज। लेडी मेडलाइन को कौन सी बीमारी लाहक है, मुसन्निफ ने ये बीमारी क्यों इस्तेमाल की है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द मेडलाइन इन द स्टोरी। कहानी में मेडलाइन के किरदार की अहमियत क्या है। तो अब देखिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इसका, जो मेडलाइन इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी दैट अपीयर्स थ्राइस इन द स्टोरी, जो कि 3 दफा में नजर आती है। वो क्या है, शी इज द ट्विन सिस्टर ऑफ रोड्रिक। वो रोड्रिक की जो है ट्विन सिस्टर है। द हेयर ऑफ फैमिली ब्लड लाइन, और ये भी क्या है, फैमिली की जो है वारिस है। It might be quite possible that Madeline does not actually exist। और ये भी कहा जाता है Madeline जो उसकी पहले डेथ हो चुकी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। She can be seen as a metaphorically राइटर ने बताई हुई है, या उसका इमेजिनेशन भी हो सकता है क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो ये रोड्री का फेयर भी हो सकता है। पेज नंबर 29 पे देखें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू दे बोथ लाइक टू डू। किस किस्म की चीजें दोनों को पसंद करते हैं, वो मीन की क्या हैबिट्स हैं। तो रोड्रिक यूशर एंड लेडी मेडलाइन आर ट्विन, वो जुड़वा बहन भाई है। एंड दे लिव इन अ स्पोकी एडिफिक, स्पोकी मीन के बड़ी इमारत और भयानक किस्म की इमारत में रहते हैं। तो क्या वो डिसलाइक करते हैं, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग सच एज बोथ हैव ग्रेट लव फॉर आर्ट, आर्ट से वो मोहब्बत करते हैं, एंड लिटरेचर को पसंद करते हैं। बोथ सफर फ्रॉम आइसोलेशन, दोनों ही तन्हाई का शिकार है, एंड मेंटल सिकनेस, ज़हनी बीमारी में दोनों ही मुब्तला हैं। और वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बोथ दे आल्सो कम्युनिकेट थ्रू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मीन कि ऐसी सेंस से वो काम करते हैं मीन कि समझ में ना आने वाली जो है उनकी सेंस है वैसे वो काम करते हैं, जो कि आम इंसान ऐसे काम नहीं करते। शी इज द, अब मेडलाइन के बारे में देखें, रोड्रिक जो है वो तो स्टिल जिंदा है। मेडलाइन का शी इज द काज ऑफ हिज डिक्लाइन एंड डूम, वो जो क्या है रोड्रिक की डिक्लाइन का, जुवाल का भी और तबाही का बाइस कौन बनी है, उसकी सिस्टर, क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी है। और उसका भाई जो है वो क्या करता है, जस्ट फियर महसूस करता है। वो क्या करता है, हर अपीयरेंस इज मियर शैडो ऑफ रोड्रिक फियर। अब उसकी जो अपीयरेंस उसको नजर आती है वो उसका जो क्या हो सकता है, फियर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है। हाउ डज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर रिफ्लेक्ट द गोथिक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। यूशर के घर का गिरना किस तरह से कहानी सुनाने के गोथिक स्टाइल की अक्कासी करती है।
गोथिक फिक्शन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द गोथिक आर्किटेक्चर ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड से एक कंसेप्ट लिया गया। वो लोग क्या करते थे, डार्क जो कैसल वो यूज करते थे और गोस्ट वगैरह का कंसेप्ट वो यूज करते थे। यहाँ पे हमें कैसे बेसिकली नजर आएगा, हमें यहाँ पे वो करेक्टर के जरिए एक तो मेडलाइन वाज अ विक्टिम ऑफ वायलेंस और थ्रेटन विद इट, उसके जरिए, क्योंकि वो उसकी डेथ हो जाती है, दोबारा वो जब जिंदा होती है तो उसके जरिए हमें बेसिक गोथिक करेक्टर, एक तो उसकी जो इमारत है, वो जिस इमारत में रहते हैं, वीरान किस्म की इमारत में रहते हैं, वो भी क्या है, सिंबल ऑफ गोथिक एंड गोथिक जो स्टाइल है राइटर का। लेसन नंबर 3 पेज नंबर जो कि 34 पे दिया हुआ है, द सिग्नल मैन रिटन बाय चार्ल्स डिकन। इसका क्वेश्चन नंबर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द समरी ऑफ द स्टोरी द सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकन। तो चार्ल्स डिकन ने बेसिकली स्टोरी कैसे उसने इसमें बताया कि सुपर नेचुरल जो एलिमेंट है उनके बारे में बताया है। द सिग्नल मैन इज हेल्पलेस, उसने बताया जो हमारा मेन करेक्टर है सिग्नल मैन, उसके बारे में उसने बताया है The signal man is helpless to overcome his fear about the forbidding events। जो सिग्नल मैन है वो हेल्पलेस है, बेबस है, वो अपने जो फियर्स है उस पर काबू नहीं पा सकता, और क्योंकि वो आने वाले वाकयात के बारे में वो डरा हुआ है, बीच में कॉस्ट मैनी लाइफ, जो कि बहुत से लोगों की जो जिंदगियां हैं उसको निगल सकती है उसको, क्योंकि उसका जहन में एक ही कंसेप्ट है कि भूत जो है उसको इशारा करता है और बहुत से लोगों की वो जिंदगियां ले सकता है। पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन दिया हुआ है 11, स्टोरी इज द सिग्नल मैन इज अ गोस्ट स्टोरी। सिग्नल मैन जो है, सिग्नल मैन की कहानी भूत प्रेत पर मबनी है, बयान करें। इसमें बेसिक राइटर ने देखिए कंट्रास्ट बिटवीन द रियल एंड अनरियल वर्ड के बारे में बताया है कि हमारा जो रियल वर्ड है और इमेजिनेशन में जो हमारा वर्ड है उसके बारे में बताया है। कंट्रास्ट बिटवीन द रियल एंड अनरियल वर्ड, क्योंकि जो सिग्नल मैन है वो किस किस्म के एक्सपीरियंस करता है। सिग्नल मैन सीम टू एक्सपीरियंस हॉल्यूसिनेशन, मीन्स उसको फ्रेब इस तरह के जो ख्यालात है उसका सामना करना पड़ रहा है। अबाउट सम मैन, वो समझते हैं कुछ भूत है उसके पास। ही इज श्योर डैट, उसको इस चीज़ का भी यकीन है कि पीपल वुड नॉट बिलीव ही स्टोरी, कि लोग उसकी जो स्टोरी है उस पर यकीन नहीं करेंगे। और अथॉरिटीज़ क्या करेंगी, अथॉरिटीज़ वुड नॉट हैव बिलीव्ड हिम एंड दे वुड हैव डिसमिस्ड हिम फ्रॉम हिज जॉब। वो अथॉरिटीज जो है वो उसकी जो स्टोरी है उस पर बिलीव नहीं करेंगी, कि अगर वो कहेगा कि यहाँ पे भूत है, और वो क्या करेंगे, उसको डिसमिस कर देंगे, उसको जॉब से निकाल देंगे। इस वजह से भी इसको फियर का सामना करना पड़ता है। और वो बताता है कि जो रियल वर्ड है और अनरियल वर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये भी राइटर ने हमें बताया, ये उसकी तकनीक है लिखने की। उसमें राइटर ने बताया कि सिग्नल मैन हैज बीन रन ओवर एंड किल्ड बाय एन एंजल। अब देखिए, ट्रूथ जो है कुछ और, सच्चाई कुछ और नजर आ रही है, लेकिन फिक्शन में, नावल में कुछ और बताया है कि देखें जो सिग्नल मैन है वो उससे उसकी डेथ हो जाती है, कैसे, इंजन के जरिए, एंड इंजन ड्राइवर डेमोन्स्ट्रेट एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। और इंजन का जो ड्राइवर है, ट्रेन का जो ड्राइवर है, वो इस चीज़ की वजाहत करता है, ठीक तौर पर इसकी वजाहत कर सकता है कि ये कैसे वाक़या पेश आया है। और इसके जरिए राइटर ने बताया है कि ट्रूथ इज ऑफन स्ट्रेंजर देन फिक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है, डिस्कस द थीम ऑफ हेलुसिनेशन इन द सिग्नल मैन। सिग्नल मैन में फ्रेम वह हमें ख्याल के मौजू पर बहस करे। द थीम ऑफ हेलुसिनेशन इज प्रिवेडेड फ्रॉम द वेरी आउटसेट ऑफ द स्टोरी। स्टार्ट से हम देखें तो वो हमें वाज़ेह नजर आ रही है। द प्रोटैगनिस्ट इज स्कैरी, डरा हुआ है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सम घोस्ट, और वो किसी मीन के घोस्ट वगैरह से डरा हुआ है। सम अबनॉर्मल हैपनिंग उसके साथ होती हैं। इन दी स्टोरी आल्सो सपोर्ट द थीम ऑफ हेलुसिनेशन। कुछ देखिए अबनॉर्मल किस्म की जो चीज़ें हैं वो उसके साथ होती है, जो कि थीम हमारे जो इसमें बताया सिग्नल मैन, उसके वहम को मजीद पुख्ता कर देती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो क्या करता है, द सिग्नल मैन हियर सम सॉर्ट ऑफ बेल रिंगिंग, उसको बेल की आवाज़ सुनाई देती है, बट इट वॉज नॉट ऑडिबल फॉर द नरेटर, लेकिन ये नरेटर जो है इस बेल को नहीं सुन सकते। ये भी क्या रूटीन से हटके जो हमें इवेंट नजर आता है, और ये क्या करता है, हेलुसिनेशन थीम को वाज़ेह करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें लेसन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है, द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सबसे पहले देखें इसका जो करेक्टर है हैप्पी प्रिंस का, जो कि पेज नंबर 55 पे दिया हुआ है। करेक्टर ऑफ हैप्पी प्रिंस, मेन करेक्टर स्टोरी का, हैप्पी प्रिंस इज अ नोबल मैन, ये बहुत ज़्यादा नोबल है,
who loves humanity, जो कि इंसानियत से मोहब्बत करता है, but it was his upbringing and royal lifestyle which keep him ignorant of the sad plight of the people। लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग होता है, परवरिश या तरबियत इस तरह की हुई है कि वो लोगों की बुरी हालत से इग्नोर रहता है, उसको पता नहीं होता। ही लिव्ड इन सच अ पैलेस, वो इस किस्म के पैलेस में रहता है, विच हैज़ अ ह्यूज बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्री हैं बहुत बड़ी हैं। दैट डिड नॉट अलो द एंट्री ऑफ एनी सारो एंड सफरिंग, जिसमें किसी भी किस्म के दुख जो है, मुश्किलात को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हियर द हाई वॉल्स हैं, हाई जो वॉल्स हैं राउंड द पैलेस ऑफ हैप्पी प्रिंस आर इन फैक्ट सिंबल है किस चीज़ का, आर द सिंबल ऑफ सोशल एंड मटीरियल डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड रिच पीपल। अब देखिए पुअर और रिच पीपल के दरमियान जो बाउंड्री है वो बताई गई कि विक्टोरियन सोसाइटी में क्या था कि गरीब और अमीर लोगों के दरमियान जो बहुत बड़ी वॉल है, उस चीज़ का सिंबल बताया कि गरीब लोग मुश्किलात की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि अमीर लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए व्हेन ही डाइड, अब फिर उसका क्या होता है, वो जब जिंदा था उसको तब तो लोगों की मुश्किलात का ख्याल नहीं था। व्हेन ही डाइड and his statue was put on a tall column, then he realized that the suffering are, जब उसका स्टैचू जो है वो ऊंची जो जगह पे रख दिया जाता है तो फिर वो रियलाइज करता है लोगों की मुश्किलात के बारे में, फिर वो लोगों की मुश्किलात और उनकी बेटरमेंट के बारे में वो जो रियलाइज करता है। करेक्टर ऑफ स्वेलो देखें, द लिटिल स्वेलो, वो किस चीज़ का, वो माइग्रेटेड वर्ड है लेकिन किस चीज़ का सिंबल है, बेसिकली काइंडनेस है, लॉयल्टी, लव एंड डिवोशन का सिंबल है, जो कि गरीबों की मदद वो करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, जो कि पेज नंबर 57 पे दिया हुआ है। व्हाट आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस में कौन कौन से मौजूद बयान किए गए हैं और कहानी जो हैप्पी प्रिंस कहानी किसके बारे में है। अब देखिए स्टोरी के थीम्स देखिए, सच एज थीम कौन सी है, सोशल इंजस्टिस वर्सेस काइंडनेस, लव वर्सेस फ्लर्ट, गुड थॉट वर्सेस गुड डीड्स, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एंड रिचनेस, जो है इस तरह की थीम वो डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट देखिए दिस वैल्यू इज एन एम्बॉडमेंट ऑफ लव एंड लॉयल्टी का सिंबल है। रेड कलर जो है वो किस चीज़ का, रेड रीड इज सिंबल ऑफ फ्लर्ट। प्रिंस जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, हैप्पी प्रिंस हैज़ अ गुड थॉट, that's why he decided to help his people in their suffering and miseries। अब हैप्पी प्रिंस जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, गुड सोच, अच्छी सोच का, वो चाहता है, वो गरीबों की मदद करना चाहता है जो कि मुश्किलात में मुब्तला है। एज कम्पेयर टू टॉन जो काउंसलर है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, रिच पीपल को, डज नॉट हैव गुड थिंकिंग, जिसके पास अच्छी सोच या नहीं है गरीबों के लिए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 देखिए, नेक्स्ट जो पेज नंबर 59 पे दिया है। डू यू थिंक द हैप्पी प्रिंस इज अ मॉरल स्टोरी दैट प्रोजेक्ट रिलीजियस इम्प्लीकेशन और इट इज स्टाइल ऑन यूरोप एंड इट्स प्रोग्रेस, क्या आप समझते हैं कि कहानी हैप्पी प्रिंस एक सबक आमोज कहानी है या ये यूरोप की तरक्की पर एक तरह का तंज है। तो सबसे देखिए राइटर ने ये तंज किया, द राइटर हैड मिरर्ड द डार्क एस्पेक्ट ऑफ द सोशल सेटअप ऑफ द इंग्लैंड के जो सोशल सेटअप है उनके बारे में बताया है। वहाँ बेसिकली राइटर ने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। फर्स्ट देखें, द पुअर वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर वेयर एज द रिच वर रेजिडिंग अ लग्जरियस, गरीब लोग जो हैं वो तो सहूलियत से, खुराक से महरूम हैं, शेल्टर पनाह गाँव से महरूम है, लेकिन जो अमीर लोग वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ वो गुजार रहे थे। तो इसके थ्रू राइटर ने हमें क्या किया है, हमें बताया है और क्रिटिसिज्म किया है, स्टाइल किया है उस सोसाइटी पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। द स्टोरी हैप्पी प्रिंस इज बीटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, विक्टोरियन सोसाइटी पे एक तल्ख तनकीद उसने की है। आयरनिकली देखें तो राइटर ने हमें क्या बताया है, विक्टोरियन सोसाइटी पे ऑस्कर वाइल्ड रोट दिस स्टोरी फॉर हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों के लिए लिखी थी, बट इज़ आल्सो अ बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, ये विक्टोरियन सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा तनकीद उसने की है। अब आयरनिकली देखें तो इसमें क्या उसने बताया है, उसने बताया है इनफैक्ट इज दैट व्हेन ही वाज इन पावर। अब देखिए उसने बताया कि जब अमीर लोग पावर में होते हैं, जैसे हैप्पी प्रिंस है, ही लेट ऑल हिज लाइफ विद इन अ फोर्ट लाइक, वो किले में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, लाइक पैलेस वेयर देयर वाज नो विंडो टू लुक एट मिस्ट्रीज ऑफ हिज प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखें कि उसने हैप्पी प्रिंस के बारे में बताया कि जब वो जिंदा था
तो उसने उसके पास पावर थी, उसने तब वो अपने किले में या अपने पैलेस में जिंदगी गुजर बसर करता था। तो प्रिंस जो है वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता था, लेकिन जब वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है स्टैचू की फॉर्म में, तो उसने क्रिटिसाइज किया है। वो राइटर कहता है व्हाट अ स्टैचू कैन डू फॉर हिज पीपल, स्टैचू अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है। ही शुड हैव डन ऑल दिस व्हेन ही वाज इन पावर, उसको ये तमाम काम करने चाहिए थे जब उसके पास पावर थी, अब उसके पास पावर मौजूद नहीं है। लेसन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है, द येलो वॉलपेपर रिटन बाय शार्लेट पिकन्स गिलमैन। तो इसका फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो कि पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है, डिस्कस द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द टाइटल इन द येलो वॉलपेपर। येलो वॉलपेपर के अनवान का क्या मफहूम है और सिंबॉलिक इसका जो है ना, सिंबॉलिकली इसको कैसे आप समझते हैं। फर्स्ट पे देखें तो इसमें राइटर ने बेसिकली क्या किया, औरतों की जो मुश्किलात उसके बारे में बताया है। वॉलपेपर जो है वो बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। येलो कलर क्या है, येलो कलर इज इन ग्रेट डिटेल विच सिंबलाइज सिकनेस, जो कि सिकनेस की जो अलामत के तौर पे यूज किया गया है। सिंस द वॉलपेपर इज सो सिग्निफिकेंट इट सीम्स लाइक अ सेपरेट कैरेक्टर, ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे ये भी एक कैरेक्टर है। तो इसमें देखिए वोमेंस क्या है, इसमें बेसिकली वोमेंस ट्रैप्ड हैं, उसके अंदर फंसी हुई हैं, जो कि इस तरह इसको डिजाइन किया है वोमेंस के अंदर फंसी हुई है, जो किस चीज का सिंबल है, जो कि इस चीज का सिंबल है कि औरतों को इतनी आजादी नहीं दी गई थी उस दौर में। वुमेन एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, औरतें जो हैं वो सोसाइटी के अहम हिस्सा है। और राइटर हमें बताती है कि इट ब्रिंग्स टू लाइट दैट, ये हमें बताना चाह रही है कि वुमेन वॉइसेस विल हैव टू बी हर्ड, कि औरतों की जो आवाज़ें हैं उनको भी सुना जाए। वो बेसिक चाहती हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड कंस्ट्रक्शन में जो औरतें हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। मॉडर्न दौर में वो कैसा अपना रोल अदा कर सकती हैं। हाउ टू अप्रोच द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न सेटिंग, जदीद दौर में औरतें अपना रोल कैसे अदा कर सकती हैं, वो घर में नहीं रहना चाहती और वो भी रोल अदा करना चाहती हैं इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट नेक्स्ट, जो कि पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है। वुमेन जो किस चीज का उसने बताया कि वुमेन्स को किस किस्म की सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, इन द येलो वॉलपेपर हाउ डू द चेंजेस इन द वॉलपेपर इन द डे लाइट इन कंपैरिजन विद द मून लाइट अफेक्ट द मूड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के मजाज पर चांद की जो रोशनी है, चांद किस तरह खाने के मजाज में तब्दीली का बाइस बनती है। तो पहले देखिए राइटर ने हमें ये बता दिया है कि वॉलपेपर हैज बिकम सिंबॉलिक ऑफ द कल्ट ऑफ द विक्टोरियन वुमेनहुड। विक्टोरियन जो औरतें हैं उनकी नस्वानियत का जुनून है, उसको उसने बयान किया है। नेक्स्ट देखिए सनलाइट एंड मूनलाइट इन्फ्लुएंस उसने बताया है। गिलमैन की जो स्टोरी में देखिए सनलाइट इज एसोसिएट विद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मीन के औरतों के मर्दों की सोसाइटी के बारे में बताया है। और मून लाइट को उसने किस चीज का सिंबल के तौर पे यूज किया, इट इज ऑलवेज बी मून लाइट आर ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ फेमिनिटी, मीन के औरतों फीमेल का जो सिंबल है वो क्या किस चीज का है, वो मून के लाइट के जरिए उसने बताया और बताया कि औरतें क्या हैं, वुमेन क्या है। वुमेन प्लाइट एंड अल्टाइमली रिकॉग्नाइज इन इट आ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ओन इम्प्रिजनमेंट, जो औरतें हैं वो कैद में मुब्तला हैं, वो कैदी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 77 पे देखें, डज द एब्सेंस ऑफ कंपेनियनशिप लीड टू द साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द येलो वॉलपेपर, मीन के कहानी येलो वॉलपेपर में क्या किसी का साथ ना होना हीरो को नफसियाती तौर फोड़ का शिकार कर सकता है। तो यही राइटर बेसिकली बताना चाह रही है कि जो हमारी इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है, तन्हाई का शिकार है। शी डज नॉट हैव अ गुड कंपनी टू कीप हर वे फ्रॉम बोर्डम, कि उसके पास अपनी अच्छी कंपनी नहीं है ताकि वो अपने बोर्डम को ख़त्म कर सके। ये वजह है कि वो डे बाई डे क्या होता है, दिन ब दिन उसकी जो मेंटल हालत है, जो मेंटली वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। बेसिकली औरतें क्या चाहती थी उस दौर की, अकॉर्डिंग टू द सोशल आर्म ऑफ द 19th सेंचुरी वुमेन वर एक्सेप्टेड टू फुलफिल देयर ड्यूटीज एज वाइफ्स, मदर एंड डॉटर्स एंड बी कंटेंटेड इन देयर एग्जिस्टेंस as nothing more, otherwise they viewed as something akin। अब देखिए उस सोसाइटी में 19th सेंचुरी में ये एक्सेप्ट किया जाता था औरतें जस्ट क्या करें, एज अ वाइफ, मदर और डॉटर के तौर पर रोल अदा करें, बाकी उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो कोई मैटर नहीं थी वो। लेकिन राइटर हमें क्या बताना चाहिए, राइटर चाहती है कि औरतों को क्या किया जाए, आज़ादी दी जाए। क्वेश्चन
नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 6 पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है, द सन विडो रिटन बाय टॉमस हार्डी। इसकी भी मैंने टॉमस हार्डी की बायोग्राफी भी आपको बताई थी। ये फेट पे ज़्यादा बिलीव रखता है। तो इसका क्वेश्चन देखें, द थीम ऑफ क्लास डिवीजन बिकम अ क्लासिक इन द हैंड्स ऑफ टॉमस हार्डी, एलिब्रेट इट विद रेफरेंस टू हिज शॉर्ट स्टोरी द सन विडो। अब देखिए माशरे की तबकियाती तकसीम का मौजू एक आला अदबी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस जुमले की तफसील कहानी बेटे का साफ अनकार की रोशनी में करें। अब टॉमस हार्डी ने बेसिकली हमें क्लास डिवीजन बताया है। उसने ये बताया कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, दो द प्रोटैगनिस्ट सूफी हु बिलोंग टू लोअर क्लास, वो लोअर क्लास से ताल्लुक रखती है, बट एस्पायर टू मैरी अ मैन हायर देन हर ओन सोशल स्टैंडिंग। लेकिन वो ऐसे शख्स से शादी करती है जो कि सोशली उससे क्या है, हायर है, अमीर इंसान है। हियर वी कैन सी अ क्लास डिवीजन ऑफ द क्लासेस। यहाँ पे हमें क्लियर डिवीजन क्लास की नजर आ रही है कि सूफी जो वो गरीब है, लेकिन जिससे वो शादी करती है वो एक हायर सोसाइटी का इंसान है। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल देखें तो उसके जो बेटा है हार्डी ने उसके जरिए में बताया है, उसका जो बेटा है बेसिकली वो चाहता है कि उसकी मदर को इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। When he tells Sufi that he is ashamed her decision to remarry a man from her lower class past, मीन के वो कहता है वो शेम महसूस शर्मिंदा होता है कि उसकी मदर ने क्या किया था कि पास में लोअर क्लास जो इंसानों से शादी की हुई थी। इसके जरिए राइटर ने हमें सोशल किस्म के समाजी सोशल प्रेजर्स के बारे में बताया है कि समाजी किस्म के जो गलत किस्म के तसबात थे उनके बारे में राइटर ने बताया है। लेसन नंबर 7 दी ओपन बोर्ड, जो कि पेज नंबर 91 पे दी हुई है, रिटन बाय स्टीफन क्रेन ने ये लिखी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फ्रॉम विच इवेंट हैज़ द स्टोरी द ओपन बोट बीन अडॉप्टेड। ये कहानी गैर महफूज कश्ती किस वाक़े से अखज़ की गई है, क्यों ये लिखी गई है। तो इसमें बेसिकली राइटर ने हमें स्ट्रगल बताया है किस चीज़ का। सिम्बोलिकली देखिए तो सिम्बोलिक इम्प्लीकेशन ऑफ फाइटिंग फॉर वंस लाइफ, एक इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए फाइट कर रहा है और किसके खिलाफ, ऐसी फोर्सेस के खिलाफ, फोर्सेस डेट आर अनकेयरिंग अबाउट वंस सर्वाइवल। मीन के ऐसे लोग जो कि फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अपनी लाइफ के लिए अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 98 पे दिया हुआ है, ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ द कैप्टन इन द ओपन बोट। ओपन बोट में देखिए करेक्टर जो कैप्टन का करेक्टर वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है टू द स्टैंडर्ड्स, वो वन हैज नॉट मेजर्ड अप टू द स्टैंडर्ड्स ही हैज सेट फॉर हिमसेल्फ बट कंटिन्यू टू फाइट फॉर हिज फेलो मैन। वो जो अपने फेलो मैन उसने अपनी बोट में बिठाए हुए लोग हैं उनके लिए सर्वाइव करता है, उनके लिए कोशिश करता है कि वो लोग बच सकें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है, विच सिंबल्स हैव बीन यूज्ड बाय स्टीफन क्रेन इन हिज शॉर्ट स्टोरी। कौन कौन से सिंबल्स यूज किए हैं। तो फर्स्ट देखिए इसमें राइटर ने सिंबल्स यूज किए हैं, दी ओपन जो वर्ड है, ओपन बोर्ड उसने पहले जो यूज किया है, इसमें दी वर्ड ओपन सिंबलाइज डेंजर, खतरे की अलामत है। नेक्स्ट देखिए दी ऑयलर डेथ, ऑयलर जो है उसकी डेथ किस चीज़ का सिंबल है, ये बेसिकली इनडिफरेंसेस का सिंबल है, अदम अमकानी सूरत हाल का। 4 वेट सिगरेट एंड 4 ड्राई जो सिगरेट हैं वो किस चीज़ का सिंबल है, वो सर्व एज अ कम्प्लेक्स सिंबल ऑफ होप फॉर स्पिरिचुअल साल्वेशन, रूहानी निजात का सिंबल है ये जो सिगरेट्स, एंड द अल्टीमेट लूज ऑफ साल्वेशन, और निजात का खो जाना। ये जो ड्राई 4 जो वेट किस्म की हैं सिगरेट हैं, ये उस चीज़ का है। दी 4 ड्राई सिगरेट, अब ड्राई सिगरेट किस चीज़ का सिंबल है, हिडन डीप इनसाइड द कोरस्पेंडेंट पॉकेट, जो कि कोरस्पेंडेंट नामानुकार की पॉकेट में है। ये स्टैंड फॉर द ड्रंचिंग डिस्पेयर, भीगी हुई या ना भीगी मायूसी का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 103 पे देखें, डिस्कस द थीम ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस इन दी ओपन बोट। तो यहाँ पे राइटर हमें क्लियर बता देंगे, द सी इज वन, द बोट इज वन, द कुक इज वन, द ऑयलर इज वन, द कैप्टन इज वन, एंड द लाइट हाउस इज वन। ऑल दीज थिंग्स कोरस्पॉन्ड टू दीज ऑफ द लोनलीनेस। तमाम ये चीज़ें बयान कर रही हैं, इसमें थीम ऑफ लोनलीनेस को वजह से बयान कर रही हैं। लेसन नंबर 8 द डोर इन द वॉल, पेज नंबर 105 पे दी हुई है, रिटन बाय हॉबर्ट जॉर्ज वेल्स।
सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द डोर इन द वॉल। डोर इन द वॉल का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो इसमें राइटर ने हमें जो चीज़ बताई है साइंस का और इमेजिनेशन का जो ताल्लुक है उसके बारे में बताया। द स्टोरी द शॉर्ट स्टोरी द डोर इन द वॉल डिस्क्राइब अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड इमेजिनेशन। इनके बारे में हमें बताती है साइंटिफिक इमेजिनेशन एंड हिज रैशनल साइंटिफिक साइड लीड्स टू डेथ। हमारे जो मेन कैरेक्टर उसके बारे में बताती है कि साइंटिफिक साइड्स लीड्स टू डेथ, उसको जो डेथ तक कैसे लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट इज द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द डोर इन द वॉल। तो समरी में देखें, समरी में भी हमें राइटर ने यही बताया है कि हमारा जो हीरो वो क्या करता है। हमारा जो हीरो वन मॉर्निंग अंडर द डिल्यूजन वहम का शिकार होता है ऑफ द सेम डोर के। वो समझता है कि जो दीवार है उसमें दरवाज़ा है। ही फॉल्स इनटू अ डीप डिच एंड इज डेड। वो एक गहरी खाई में गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। हिज डेथ जो है वो किस चीज़ का बेसिक डेथ क्यों होती है, क्योंकि वो समझते कि इमेजिनेशन वर्क्स मोर स्ट्रॉन्ग देन रैशनैलिटी। वो समझता था कि दीवार में जो दरवाज़ा वो कैसे हो सकता है। तो इमेजिनेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया है कि है वहाँ पे दरवाज़ा। इमेजिनेशन ने इस तरीके से अच्छे तरीके से काम किया है, उस तरीके से राइटर ने हमें बताया कि इमेजिनेशन वर्क्स स्ट्रॉन्गर देन रैशनैलिटी। लेसन नंबर 9 हाउ इट हैपेंड, जो कि पेज नंबर 115 पे दिया हुआ है। रिटन बाय कैनन डॉयल ने ये स्टोरी लिखी है। डिस्क्राइब द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी हाउ इट हैपेंड। इसका मुख्तसर खुलासा बयान करें। तो मुख्तसर खुलासे में राइटर ने हमें बताया है कि उसने वार्निंग दी है। वार्निंग हमें राइटर ने ये बताया है कि इट्स अ वार्निंग अबाउट द पेरिल्स ऑफ ड्राइविंग एट नाइट, रात के वक्त ड्राइविंग करना, एंड इन एन अनफेमिलियर व्हीकल्स, अनोखी किस्म की गाड़ियाँ जो कि लोगों ने पहली दफ़ा वो चला रहे हैं, पहले उन्होंने कभी ड्राइव नहीं की, उन लोगों को वार्निंग कर रहा है कि हमें केयरफुल ड्राइविंग करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 121 पे दिया हुआ है। डिस्कस द एंडिंग ऑफ द स्टोरी हाउ इट हैपेंड। एंडिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करें और कैसे ये हैपनिंग होती है, कैसे वाक़यात हमें नजर आती हैं। तो राइटर ने हमें कौन सी टेक्निक यूज़ की है, सस्पेंस की टेक्निक यूज़ की है। उसने हमें बताया है कि जो हमारे करेक्टर हैं इसमें स्टेनली उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अवेयर हमें नजर आता है स्टार्ट में। वो खुद कहता है व्हेन आई बिकम अवेयर ऑफ माय ओन एग्जिस्टेंस, जब मैं अपनी मौजूदगी से अवेयर होता हूँ। वंस मोर द रीडर कंटिन्यू टू बिलीव इन द सेम मोड ऑफ नरेशन दैट हैज बीन बिगन। लेकिन कहता है कि नरेटर जो है सेम उस पर बिलीव रखते हैं, वो समझते हैं नरेटर एज ही रियलाइज्ड दैट स्टेनली हैज डाइड इन द बोर वार सो ही डू मस्ट बी राइट, क्योंकि उसकी डेथ तो हो चुकी है बोर वार्स में, लेकिन राइटर ने इस तरीके से सस्पेंस क्रिएट किया है कि लोग समझते कि वो अभी भी स्टिल जिंदा है। लेसन नंबर 10 हर फर्स्ट बॉल, पेज नंबर 122 पे दिया हुआ है। रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पेज नंबर 130 पे। व्हाट आर सम ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी। तो मेजर थीम्स में देखें ओल्ड एजेस वर्सेस यूथ, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, रस्टिक लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ, और जॉय वर्सेस ग्लूमनेस, एक्सपीरियंस वर्सेस इनएक्सपीरियंस, जो इसके बारे में राइटर ने हमें बताया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द स्टाइल एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय द ऑथर इन द स्टोरी, जो कि पेज नंबर 131 और 132 पे दिया हुआ है। राइटर की कौन सी टेक्निक्स हैं जो इसने अप्लाई की हैं स्टोरी में। तो इसका लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ये कैसे लिखती है, बेसिकली दे वर स्टक बाय हर पोर स्पेलिंग एंड हर इकोसेंट्रिक ग्रामर। इसका ग्रामर जो है वो यूज़ करती है, वो अनोखी किस्म की ग्रामर यूज़ करती है, और स्पेलिंग जो होते हैं उसके पूरे किस्म के स्पेलिंग होती है, उसमें मिस्टेक होती है। पिक्टोरियल, इसके अलावा पिक्टोरियल रादर देन वर्बल विवनेस। पिक्टोरियल हमें जो है ना पिक्टोरियल किस्म की तस्वीरें जो है जो भी कहानी लिखती है उसमें हमें पूरा तस्वीर नज़र आ रही थी रादर देन वर्बल इतनी विवनेस वजात नहीं होती जितनी हमके जब रीडर पढ़ते हैं तो उनको तस्वीरों के जरिए कंसेप्ट वाज़ह हो रहे होते हैं। ये इसकी बेसिकली टेक्निक है जो कि इसने कहाँ से इसकी क्रिएटिविटी में शामिल थी। इसके बारे में वर्जीना वुल्फ ने भी ये कहा है, आई वॉज जेलस ऑफ हर राइटिंग, मैं उसकी राइटिंग से जेलस हूँ। दी ओनली राइटिंग आई हैव एवर बीन जेलस ऑफ इट, कि मैं ऐसा हमेशा इस राइटिंग से जेलस हूँ। वो समझती क्योंकि पिक्टोरियल इसमें क्वालिटी है, विवरनेस वो वर्बल विवरनेस कम बयान करती है।